बात होती है अरे भाई आपका स्थानीय नेतृत्व नहीं है, स्थानीय नेतृत्व नहीं है। मैं आपको नाम गिनाना चालू करता हूं जी। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की प्रकाश, ठीक है, दसियों समकक्ष नेता हैं जी। आप तो नाम गिनवा रहे हैं विनोद शर्मा जी, जिनमें हर एक में क्षमता है। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। सुधांशु जी मैं आता हूं सर आपके पास, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। और हरियाणा के भी गिनवा दूं मैं? नहीं मैं आऊंगा, मैं पहले महाराष्ट्र की बात कर लूं। इतने नाम विनोद शर्मा जी वो गिनवा रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही जिक्र हर जगह क्यों? नहीं, ऐसा है कि इनके पास मराठा नाम कोई नहीं है। जो नाम मेरे दोस्त सुधांशु जी ले रहे थे सिर्फ ब्राह्मणों के नाम है। विनोद तावड़े मराठा है? अरे विनोद तावड़े नहीं, विनोद तावड़े मराठा है नहीं है? सुनिए तो सही सर, विनोद तावड़े का नाम तो नहीं लिया मोदी जी ने। विनोद जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो नाम नहीं लिया विनोद तावड़े का। मैंने लिया है। नहीं आपने लिया, आप मोदी जी तो नहीं है। मोदी जी ने तो फडणवीस का लिया, वो ब्राह्मण है। सुन लीजिए 43 की कैबिनेट थी आउटगोइंग, एक भी ब्राह्मण नहीं था उसमें। आउटगोइंग कैबिनेट 43 लोगों की थी। ये जो आपकी पहले वाली सरकार है 43 लोगों में से एक भी ब्राह्मण नहीं था उसमें। और ब्राह्मण सिर्फ बाला साहब ठाकरे बना सकता था, मुरली मनोहर जोशी। आप नहीं बना सकते वहां ब्राह्मण। अगर आपका मेजोरिटी भी आएगा तो आप किसी बैकवर्ड को ढूंढेंगे। इतिहास नहीं पता तो कम से कम ना बोलिए। नहीं, नितिन गडकरी कैबिनेट में थे या नहीं थे? अरे सर सुनिए, मैं अपनी मैं हैरान हूं, आप सुन नहीं रहे सर, आप नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे सर। मैं आपको, आप कहते हैं आप इंटरप्ट नहीं करते, सुधांशु जी आप कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है, जो आउटगोइंग कैबिनेट है, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये बता रहा हूं आपको। चलिए ठीक है। और दूसरा कि आपके पास बैकवर्ड नेता है, आपके पास ब्राह्मण नेता है, हम बात करेंगे, आपके पास कोई कद्दावर मराठा नेता नहीं है। और दूसरी बात मोदी जी आपके बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं है, वो आपके बेस्ट फेस फॉरवर्ड है। यहाँ जरा थोड़ा अपना अंग्रेजी ठीक कर चलिए ये जिस तरफ आप इशारा करें विनोद जी उस तरफ मैं आऊंगा। सुधांशु मित्तल जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक पर जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को जरा ये याद दिला दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आया है न्यूज 24। टुडे चाणक्य और न्यूज 24 के इस एग्जिट पोल में आपको बिल्कुल सही तस्वीर नजर आएगी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। आज शाम 5 बजे से लगातार। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर यह खास कवरेज आप देख रहे हैं, मोदी का महाभारत, और हम विश्लेषण भी कर रहे हैं और ताजा जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि चुनाव से जुड़ी हुई क्या बातें वहां से सामने आ रही हैं। हमारे रिपोर्टर हर जगह से लगातार आप तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त प्रेमचंद मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, ब्रेक के पहले यह बात हो रही थी, कहा यह जा रहा है कि यह नरेंद्र मोदी साहब के लिए अग्नि परीक्षा है, लिटमस टेस्ट है। 26 तारीख को सरकार के जो नई सरकार बनी है उसको 5 महीने हो जाएंगे। ऐसे में एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी इसे देखा जाएगा कि सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं कि नहीं। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगहों की अगर मैं बात करूं, एक जगह 15 साल से आप लोग शासन में है, दूसरी जगह 10 साल से, तो आप लोगों के लिए यह तो एक तरीके से अग्नि परीक्षा है कि ये जो आप लोगों का किला है ये बचेगा या ध्वस्त हो जाएगा? बिल्कुल, हमारे लिए दोनों राज्य महत्वपूर्ण हैं और यहाँ हमने अच्छा शासन दिया है और डेवलपमेंट के कार्यों को आगे बढ़ाया है और दोनों राज्य इस देश के विकसित राज्यों में बहुत आगे हैं। तो मेरा तो एक आधार है कि हमें अगर जनमत मिला था तो हमने इस स्टेट को डेवलपमेंट के फील्ड में और आगे बढ़ाया। तो जनता के बीच में हमारा यही रिपोर्ट कार्ड होगा और आप देखते हैं कि आज वोटिंग हो रही है, जनता हमारे उस चीज को किस रूप में लेती है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिल रही हैं सर? टॉपिक है जिस पर आप डिस्कशन करें। प्रेमचंद जी, महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिल रही हैं? बताना तो अखिलेश जी आज के डेट में ये बात ग्राउंड रिपोर्ट होगा ना आपके पास। जब हमारा गठबंधन था, जी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम अकेले लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव गठबंधन में लड़े थे, बीजेपी शिवसेना भी गठबंधन में थी, अब अगर अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ। तो मैं समझता हूं कि हमें जो काउंटिंग के दिन ही इसकी असली तस्वीर पता चलेगी। आज अगर ये कहना कि हम इतना सीट जीत जाएंगे, बात है, सबको काउंटिंग के दिन ही असली तस्वीर पता चलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में आप लोग बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में तो नहीं आ गए। एनसीपी का भी साथ छोड़ दिया आपने एक ऐसे वक्त में जब एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम तरह की मुश्किल हालातों से आप लोग गुजर रहे हैं। देश में जो चुनाव हुए लोकसभा के, वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी बुरी तरह से। हाँ ठीक है, राजनीतिक फैसले राजनीतिक कारणों से लिए जाते हैं। हमने गठबंधन को बचाने का प्रयास किया
हमारे साथी साथ नहीं रहना चाह रहे थे, अकेले लड़े। तो यह भी अच्छा है ना, महाराष्ट्र की जनता के समक्ष विकल्प है 4 पार्टियों का, वो तय करे कि उन्हें किसे सत्ता में देना है। तो इस विकल्प में आप जिन कहां लोगों हैं को सर? प्रचंड बहुमत मिला था, वही तो पूछ रहा हूं प्रेमचंद मिश्रा जी, इस विकल्प में आप किस पायदान पर हैं? आपको क्या लगता है कि विकल्प में कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं है? क्या बीजेपी शिवसेना है जो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सबसे आगे हूं, और हमारा पृष्ठभूमि है, हमारा एक स्वच्छ छवि का नेता है वहां, और हमने अच्छा शासन दिया और स्टेट को आगे बढ़ाया है, हमने पीछे नहीं लाया, और हमारे मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। चलिए ठीक है, तमाम रिपोर्ट कार्ड अच्छे हैं आपके, हमें यह विश्वास जी, इतना भरोसा आपको है, लेकिन उस भरोसे के पीछे वजह क्या है, मैं इस पर भी बात करूंगा। सुधांशु मित्तल जी, आपके पास भी मैं लौटूंगा। कुर्बान अली जी और विनोद शर्मा यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, हमारी इस खास कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मोदी का महाभारत। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, महाराष्ट्र में वोटिंग की जो रफ्तार है वो ज्यादा है, हरियाणा में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम है। जो आंकड़े मिल रहे हैं हमें, करीब 10 बजे तक की जो तस्वीर है, आपको बता दें कि 17% मतदान महाराष्ट्र में हो चुका है। हरियाणा की अगर बात की जाए 10 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि यहां पर 11% मतदान हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग के परसेंटेज में फासला ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो रहा है। और न्यूज़ 24 भी लगातार अपने दर्शकों से कह रहा है, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, आप अपने घरों से बाहर निकलें। अगर आपने अब तक मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, वोट जरूर डालें। यह आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप शिरकत करें, हिस्सा लें। इन सब के बीच किस तरह की सरगर्मी देखने को मिल रही है हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है न्यूज़ 24 के संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं दुष्यंत चौटाला, INLD के नेता हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। हरियाणा में पोलिंग बूथ पर वोट पड़ना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा का चौधरी कौन होगा, इसको लेकर जंग छिड़ चुकी है। हमारे साथ में दुष्यंत चौटाला जी हैं, खुद उजाना से लड़ रहे हैं। जिंद की विधानसभा सीट है, बहुत कड़ी टक्कर मानी जा रही है उजाना में। आपके अपोजिट में प्रेमलता जी खड़ी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जो साथ उचाना का जो प्यार उचाना का निरंतर मिला है, मेरा तो ये मानना है जिस मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव में उचाना हल्के ने जिताकर भेजा था, उसी मजबूती के साथ इस विधानसभा के चुनाव में भी वीरेंद्र सिंह को करारा जवाब देने का काम उचाना की जनता करेगी। जिंद में 5 सीटों पर कब्जा था इनेलो का पिछली बार, लगता है कि वो जो परचम है इस बार भी बरकरार रहेगा आपका? रहेगा। जींद हमारी राजनीतिक राजधानी है और निरंतर जींद का प्यार कोई पहली बार नहीं, निरंतर ऐसे ही रहा है। और जींद जिला चौधरी देवीलाल की विचारधारा का जिला है और उसी मजबूती के साथ जींद जिला जिताने का काम करेगा। आज हरियाणा का चौधरी कौन होगा, इसको लेकर जनता अपनी मोहर लगाएगी, अपने वोट का अधिकार का जो वो है उसका उपयोग किया जाएगा। क्या लगता है आपको इस बार हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है? हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और चौधरी की जहां बात आती है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और क्या अपील करना चाहेंगे आज जनता से? मैं सबसे यही अपील करूंगा, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की उन्नति के लिए संगठित होकर एक एक वोट अपना ऐनक चश्मा का बटन दबाकर इंडियन नेशनल लोकदल को दें। इंडियन नेशनल लोकदल को दें और उम्मीद करेंगे कि ये भी अपील करेंगे कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़े। खासतौर पर युवा साथियों से करूंगा, क्योंकि आज 60% वोटर हरियाणा के अंदर 40 साल की आयु से नीचे है। आप लोग जाइए बूथ के अंदर, अपना एक एक वोट डालिए, क्योंकि आप लोग युवा हैं और आप ही इस प्रदेश की तकदीर को। दुष्यंत चौटाला भले ही तमाम दावे करें, लेकिन कुर्बान अली जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि एक ऐसी तस्वीर है हरियाणा में, पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है INLD के ओम प्रकाश चौटाला, वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि हरियाणा में वापसी करेगी एक बार फिर से INLD? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि INLD ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज कर रही है, लेकिन मतलब बीजेपी से भी ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी को कहा जा रहा है कि नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन बीजेपी चौथे नंबर पे थी, अब पहले या दूसरे नंबर पे आने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर है कि उसकी बढ़त है। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है वो हमेशा पिछले 3-4 दशकों से लव मी एंड लव माई लाल,
इसके इर्द गिर्द घूमती है और आज भी उससे दूर नहीं है, अलग नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक नई कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी को वहाँ सत्ता दिलाने की। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखना है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में तो वहाँ उनकी लहर चली थी। और अब ये है कि अगर दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं भी हो पाती है, तो शायद वो आईएनएलडी के साथ में गठबंधन कर ले, या अगर आईएनएलडी को जगह नहीं मिल पाता है तो वो बीजेपी के साथ चला जाए, क्योंकि ये दोनों लोग पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। जी, सुधांशु मित्तल साहब, पहली बार ऐसा है कि 90 की 90 सीटों पे हरियाणा में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कहां पाते हैं आप लोग खुद को ऐसे में? अभिषेक जी, पहली बात तो ये गलत है कि हम लोग पहली बार 90 सीटों पे लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हम, अखिलेश जी सॉरी, अखिलेश जी पिछली बार, हाँ वही बता रहा हूँ, पिछली बार भी हम लोग विधानसभा अपने दम पे लड़े थे, उससे पहली भी जो विधानसभा थी उस पर भी हम लोग अपने दम पे लड़े थे। हमारा विधानसभा में कभी भी समझौता पिछली 2 विधानसभा में नहीं रहा है, तो इसलिए पहली बार लड़ रहे ये सत्य नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा का भी मैं बता दूं आपको, मैं हैरान हूं कि हमें नंबर 2 की पार्टी कहा जा रहा है। हम लोग कोसों आगे है, कोसों। और क्योंकि हम किसी जात विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वैसे अभी मैं सुन रहा था कि सारी राजनीति को हम किसी जात के संकीर्ण पैरामीटर के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान हो चुका है। जात महत्वपूर्ण है लेकिन जात एब्सोल्यूट नहीं है। अगर यही होता तो जो परिवर्तन अभी आपने 2014 में देखा कभी नहीं हुआ होता जी। क्यों? लोगों की आकांक्षाएं वो बदल चुकी हैं। अच्छा, अब उनको सिर्फ प्रशासनिक और ये तमाम आकांक्षाएं सिर्फ नरेंद्र मोदी लगता है कि हमारा भी विकास होना जरूरी है, चाहे राज्य के लोगों की आकांक्षाएं हो, चाहे देश में, भाजपा करें, राज्य के स्तर पर हो, तमाम आकांक्षाएं जो मोदी भाजपा भारतीय जनता पार्टी पूरे करेगी। प्रेमचंद जी, आता हूं आपके पास। विनोद शर्मा जी, छोटा सा कमेंट। नहीं, ये सुधांशु जो कह रहे हैं ये एस्पिरेशन डोमिनेंट है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जिस भी देश में युवा वर्ग डोमिनेट करता होगा वो एस्पिरेशंस डोमिनेट करेंगी, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सुधांशु जी की एक बात से मैं एग्री नहीं करता। सुधांशु जी ने जो ये कहा कि हम लोग एस्पिरेशंस को बहुत महत्व देते रहे हैं, पिछली लोकसभा में इन्होंने भारत की जनता को एक बड़ी खूबसूरत कॉकटेल पेश की। कहीं जाके अपने आप को बैकवर्ड बताया, कहीं जाके अपने आप को विकास पुरुष बताया, कहीं जाके अपने आप को आम आदमी बताया, कहीं जाके अपने आप को चाय बेचने वाला बताया। तो एक कॉकटेल थी, हेडी थी, और जनता ने उसको मस्ती में उसको ग्रहण किया और इनको बहुमत मिला। लेकिन एक बात समझ लीजिए सर, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, अशोक चौहान कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। विनोद जी, छोटे में कमेंट, आप जो कह रहे थे बात पूरी कर लीजिए। शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हरियाणा की जो राजनीति है, वो हरियाणा की जो राजनीति है उसमें ये कहना कि आइडेंटिटी लुप्त हो गई है, कोई तरीका नहीं, आइडेंटिटी लुप्त हो गई है, गलत होगा। क्योंकि आइडेंटिटी अगर लुप्त हो गई होती तो आईएनएलडी जो है, जिसका नेता कारागृह में है, वो टक्कर नहीं दे रहा होता। हर जगह पे भाजपा जहां पर है वहां पर उसको आईएनएलडी से टक्कर मिल रही है। ठीक है सर, अब हम वापस लौटते हैं महाराष्ट्र की तरफ। बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण कई लिहाज से इस बार इसलिए मुकाबला हो जाता है, अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि तमाम जो बड़ी पार्टियां वहां पर हैं अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। इन सब के बीच एमएनएस कितना बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। वागीश सारस्वत, एमएनएस के नेता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वागीश सारस्वत जी, आप लोग खुद को कहां पाते हैं? क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई कि राज ठाकरे इस कोशिश में थे, प्रयासरत थे कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ जाए, ठाकरे बंधुओं के भारत मिलाप की खबरें भी आने लगी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, और ये स्वाभाविक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों बंधु हैं, भाई हैं, और बातचीत होती रहती है। लेकिन पारिवारिक बातचीत से हट करके राजनीतिक बातचीत की ओर आना, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी। और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कब एक मंच पर एक साथ आएं और राजनीति में एकजुटता दिखाएं। तो क्या भविष्य में इसकी संभावना है? आप तो नेता है ना पार्टी के, लोग इंतजार कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, अंदर
की क्या खबर है? एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, बात अंदर और बाहर की नहीं होती। हमारी पार्टी जो करती है वो कोई छुप के पीछे के दरवाजे से नहीं करती। जो हम करते हैं वो सबको बता देते हैं। और दो भाइयों के एक होने की जो संभावना है वो कभी भी हो सकती है अगर दोनों मुद्दे वैचारिक तौर पर मिलते हैं, एजेंडे पे बात होती है तो बिल्कुल एका हो सकता है। लेकिन किसकी तरफ से प्रस्ताव आएगा, क्या चीजें होंगी, क्या बात होगी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि चुनाव से पहले ही गठबंधन होने की संभावनाएं बनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गठबंधन पूरा नहीं हो सका। चलिए ठीक है, वैसे में इन कारणों का क्या खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? जो वोट बटेंगे, मराठा वोट बैंक जो बटेगा, उसका क्या असर होगा वो भी देखना होगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ सवाल बनते हैं उस पर भी आपसे बातचीत करूंगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। ब्रेक पर जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर हम आए हैं। टुडे चाणक्य और न्यूज 24 के इस एग्जिट पोल में आपको मिलेगी बिल्कुल सही तस्वीर कि महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। आज शाम 5 बजे से लगातार। महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, जनता यह तय कर रही है। आज दोनों राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं और इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। क्या आम और क्या खास लोग, ये तस्वीरें देखिए। भाग्यश्री वोट डालने के बाद बाहर निकली, वहां मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुई। ना सिर्फ आम लोग बल्कि आज चूंकि मुंबई में भी मतदान है, मुंबई जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं, वहां पर तमाम लोग रहते हैं फिल्म से जुड़े हुए, वो भी वोट डालने के लिए आज निकले हैं घरों से बाहर। आमिर खान की पत्नी नजर आ रही इन तस्वीरों में। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रेखा पहुंची थी आज सुबह। सबसे पहले मतदान केंद्र पर आज रेखा नजर आई। राज्यसभा की सदस्य भी हैं, मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये तमाम तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, माया नगरी, बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोग वहीं रहते हैं। ये देखिए, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन दोनों वोट डालने के लिए पहुंचे पोलिंग स्टेशन पर। और अगर आप अब तक नहीं गए वोट डालने के लिए, महाराष्ट्र और हरियाणा में रहते हैं, तो आप भी घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए। एक छोटा सा ब्रेक। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए अब तक 17% वोटिंग। इस बार टूटा हर गठबंधन। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस के बीच टक्कर। मुंबई के वसई में जोनल अफसर के घर से 4 ईवीएम जब्त। सामना के जरिए पहले पीएम मोदी पर बरसे उद्धव ठाकरे, फिर बयान से पलटे। मोदी के लिए चाय वाला शब्द की जगह अब आम आदमी। हरियाणा के चौधरी पर भी आज लग जाएगी मुहर। 90 विधानसभा सीटों पर अब तक 11% वोटिंग। हिसार में इनेलो बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। और आज शाम 5 बजे से देखिए न्यूज 24 पर नतीजों से पहले सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव पर टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल शाम 5 बजे से लगातार। मोदी का महाभारत प्रेजेंटेड बाय एक्वागार्ड, शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं खास कवरेज मोदी का महाभारत। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज देश के 2 बड़े राज्यों में हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान। महाराष्ट्र और हरियाणा में सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में फिल्म स्टार रेखा, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, गुलजार, अनिल अंबानी समेत तमाम सितारों और सियासी दिग्गजों ने वोट डाले हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तारदेव इलाके में, तो सुशील शिंदे ने अपनी बेटी के साथ शोलापुर में वोट डाला। इन सब के बीच जो ताजा जानकारी मिल रही है, जो आंकड़े हैं, वो आपको बता दें। कहां कितना मतदान हुआ है। एक बड़ी खबर और आ गई कि मुंबई में जोनल अफसर के घर से 4 ईवीएम की बरामदगी हुई है। सवाल यह कि कैसे पहुंचे वहां तक ये ईवीएम। और हिसार में आईएनएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। महाराष्ट्र में 17% अब तक मतदान हुआ है, हरियाणा में 11% मतदान। तो सरगर्मी बहुत तेज है। आपके सामने 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। तमाम आम हो या खास लोग हों, वोट डालने के लिए आज पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व का वो हिस्सा बन रहे हैं। हम भी लगातार अपने दर्शकों से यह अपील कर रहे हैं कि अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में रहते हैं, जरूर वोट डालें, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, एक अच्छी सरकार चुनें। 2 राज्यों का यह चुनावी घमासान, चुनावी महाभारत
लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय रहे इन दोनों चुनाव में, लगातार उन्होंने कई रैलियां की, उससे कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर नजर आती है वो ये भी कि मोदी के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूमता हुआ दिखा इस बार। और ये देखिए, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, अंजलि के साथ सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये हम आपको तस्वीर मुंबई की दिखा रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य भी हैं सचिन तेंदुलकर, और आज वोट डालने जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीर। इसके अलावा नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी वोट डालने के लिए पहुंचे पोलिंग स्टेशन तो महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग जारी है और यहां का क्या है राजनीतिक समीकरण, तमाम विश्लेषण के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में केजी सुरेश सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुर्बान अली साहब लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के कुछ और नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। केजी सुरेश जी, आप सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, चूंकि अभी अभी आप इस चर्चा में जुड़े हैं, ये चुनाव आपको किस लिहाज से थोड़ा अलग नजर आ रहा है? पहली बार शायद ये देखने को मिल रहा है कि भले ही राज्यों के चुनाव हो रहे हो लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने सक्रिय हो इन चुनाव में। नहीं, मैं नहीं मानता कि पहली बार। हाँ, लगभग एक दशक या 2 दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब उस वक्त वो अक्सर जो है काफी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती थी। इतनी रैलियां करते थे? हाँ, काफी। खैर आजकल देखिए प्रचार माध्यम भी बहुत सशक्त हो गए हैं, उस वक्त प्रचार माध्यम इतने नहीं होते थे, साधन जो है जाने का, आवाजाही का उतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन आज जो है, आज के संदर्भ में इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस अभियान को लिया है। लेकिन एक प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कर रहे हैं, दूसरा जो है एक और चीज है, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरीके से स्थानीय नेतृत्व को नकारने का जिस तरीके से बात बताई जा रही है, मुझे लगता है कि स्थानीय नेतृत्व जहां भी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां उनका हमेशा से जो है स्थानीय नेताओं ने ही सबसे ज्यादा जो है किया है। लेकिन हम इस बात को न भूलें कि चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, इन दोनों जगहों में स्थानीय नेतृत्व जरूर है बीजेपी के पास। लेकिन क्योंकि अब जैसे हरियाणा में आप 2000 पिछले चुनाव के अगर आप जो आंकड़े देखेंगे और अभी जो लोकसभा के चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। पार्टी उस हिसाब से तैयार नहीं थी इस चुनाव के लिए जो नतीजे थे। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में 2 बड़े दिग्गज नेता श्री प्रमोद महाजन जी और आपके गोपीनाथ मुंडे जी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। इनका अचानक जाने से एक वैक्यूम आ गया है जिसको भरने का जो है प्रधानमंत्री ने एक तरह से प्रयास किया है। उस वैक्यूम को भरने का काम तो सुधांशु मित्तल जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन जिस तरह से वो सक्रिय हैं, लगातार उन्होंने कई रैलियां की हैं, अगर जीत का सेहरा उनके सिर बंधेगा तो हार की जिम्मेदारी भी फिर नरेंद्र मोदी साहब को लेनी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा तो होगा आप लोगों को। देखिए, सारी चीजें जब करी जाती हैं तो एक तो सोच समझ के करी जाती हैं, दूसरा गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में। सुधांशु मित्तल जी की आवाज शायद नहीं आ पा रही, जो घुटनों के बल चले। किसी तरह कोई तकनीकी व्यक्ति युद्ध में जाएगा ही नहीं। देखिए, कहते हैं एक बड़ा अच्छा शेर है, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नेतृत्व जो होता है आगे से दिया जाता है, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। इसलिए हार जीत अपनी तरफ लगी रहती है। नेतृत्व के लिए हौसला और लड़ाई का दम ये बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि जो नेतृत्व मोदी जी ने दिया है महाराष्ट्र में और ये हरियाणा में, उसका बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव वहां के लोगों पे पड़ा है। इसलिए ये हार जीत के कुछ चीजें परे होती हैं। जी मैंने कहा आज जो जरूरत है वो जरूरत है कि केंद्र के साथ राज्यों को कैसे जोड़ा जाए,
क्योंकि केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र का जो सुशासन है, उसका प्रभाव राज्य में तभी पड़ता है जब अपने विचार के लोग ऐसे में उसी तन्मयता से, उसी एकाग्रता से। ठीक है। ऐसे में मुकेश नायक जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए, आप लोग कहां हैं? ये बार बार जो नेतृत्व की दुहाई बीजेपी देती है, उस मामले में नरेंद्र मोदी लगातार लीड भी कर रहे हैं। एक तरीके से लोकसभा में तो चेहरा थे ही, अब राज्यसभा जो राज्यों के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं उसमें भी वो चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आप लोग इसमें चूक रहे हैं क्या, मुकेश नायक जी? देखिए, इस पूरे चुनाव की ये विशेषता रही है दोनों राज्यों के कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की तरह चुनाव प्रचार करते रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरह भाषा बोलते रहे हैं। स्थानीय कोई लीडरशिप इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं की। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होते थे तो ये हम पर आरोप लगाते थे कि आपने किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन आज वही काम ये हरियाणा और महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया तो उसको ठीक बता रहे हैं। दूसरी चीज, विकास और सुशासन की ये बात कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र देश के प्रमुख राज्यों में है विकास दर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। गुजरात से और दूसरे राज्यों से बेहतर है। अच्छा। तीसरी चीज, ये सुशासन की बात करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हाँ। एक सेंटेंस और बोलना चाहूंगा जी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर बात के रेट फिक्स है। ये हिस्ट्री की सबसे करप्ट सरकार है। नहीं ठीक है, और आपकी सरकारें अगर बहुत अच्छी हैं मुकेश नायक जी, वो पता चल जाएगा, करप्शन पर आज पता चल जाएगा सर। जब नतीजे आएंगे तभी मैं आपसे बात करूंगा। आज वो पता चल जाएगा कि आपकी सरकार अगर सबसे अच्छी रही है, विकास आपने किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो जनता क्या सोचती है वो आज पता चल जाएगा। जनता वोट डाल रही है। मेरे साथ यहाँ क्लाइव बस एक चीज, हाँ ठीक है, बोल लीजिए सुधांशु जी। आनंद जी, शायद मुकेश नायक जी को इतिहास कांग्रेस का ही नहीं पता। 2004 में हरियाणा में कांग्रेस ने भजनलाल का चेहरा दिखाया था और हुड्डा को बना दिया था। माफ करिएगा, ये छदम चीजें आप करते हैं, हम नहीं करते। दूसरा, चलिए 2009 में महाराष्ट्र ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में 2009 में फेस थे क्या? आप क्या बात करे जाते हैं? आप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करते रहे, आप तो छल कपट करते हैं वहां पे। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। 2009 में देखिए मुकेश जी, बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए सर। मुकेश जी, शिष्टाचार केस्ट्रो हैं इस वक्त आपके साथ में हमेशा ये दिक्कत है कि आप में शिष्टाचार नहीं है। चलिए ठीक है, जब आपका मौका मिला आप बात करिए, जब मेरा मौका है मुझे बात करनी। जी सुधांशु जी, मैं आपकी बात समझ गया। काम करना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, सर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। क्लाइव केस्ट्रो मेरे साथ जुड़ गए, एनसीपी के आप नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है। क्लाइव केस्ट्रो साहब, आप लोग को ऐसा क्यों लगा एक ऐसी स्थिति में, जबकि 15 साल तक वहां शासन में आप लोग रहे, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, इसके बावजूद इतना आत्मविश्वास क्यों? अति आत्मविश्वास तो कहीं नहीं है कि कांग्रेस से अलग होकर अब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर? ये देखिए, ये जो भ्रष्टाचार की सब बातें आप करते हैं, ये जो ऑपोजिशन का एक खेल है। ये क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये जो दिशा भूल करने देखते हैं, जो विकास का काम किया, हमने जो काम किया उससे नजर हटाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि हमने काम किया है, विकास किया है। सिंचाई विभाग में कितना काम किया आपने? जनता जा रही है मत देने, नहीं, वोट देंगे। सिंचाई विभाग में कितना काम किया आपने? अभी इस समय ये बात आकर बात पर आप, हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं कि सिंचाई विभाग में कितना काम आपने किया और किस तरह का काम किया, जनता ये भी पूछ रही है। काफी सारा काम किया। अगर वो ब्यौरा देना हो तो आपको फिर मुझे अकेले बात करना पड़ेगा पूरा शो में, उसका पूरा ब्यौरा हम आपको दे सकते हैं। कुर्बान अली जी मेरे साथ यहाँ पर हैं। के लिए ये जब बातें करने से इससे कोई ये सीधा कह देना एनसीपी नेता का कि ये सारी चीजें जो है अपोजिशन का खेल है। क्या जनता इतनी मूर्ख है, कुछ नहीं समझती है, कुछ नहीं देखती है? जनता देख रही है और जनता जो है आज सबको सबकी औकात बता देगी। जनता सब समझती है, तो मैं कहना चाहता हूं, इनके बोलने से जनता वोट नहीं करेगी, जनता सब समझती है। तो वहां पर सिंचाई विभाग आपके पास रहा और आपने वहां क्या किया वो भी सबके सामने है, तमाम आरोप लगे हैं आप लोगों पर। कुर्बान अली जी नहीं, देखिए वो तो आज सबकी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि आज सबको जनता उनकी अपनी हैसियत बता देगी, उसका प्रीफरेंस क्या है ये भी बता देगी। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में मुझे एक चीज जो हरियाणा में ज्यादा बेहतर आ रही है वो महाराष्ट्र में नहीं आती, क्योंकि वहाँ 4-5
कॉर्नर जो है वो कंटेस्ट हो रहा है और उसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है अपने बलबूते पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के बहुमत हासिल करने की, लेकिन शायद वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे में उसके साथ शिवसेना के आने के रास्ते खुले हुए हैं और शायद यही कारण था कि अनंत गीते का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं हुआ। एनसीपी भी कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की, क्योंकि पिछले 15 साल में एनसीपी के अंदर कहीं ना कहीं ये दर्द तो था कि उसे सरकार बनाने मतलब उसका आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और जो गठबंधन का धर्म होता है वो कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं एनसीपी ने नहीं निभाया और एनसीपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं निभाया। लेकिन इन 15 सालों में क्या कुछ हुआ है ये जनता सब जानती है। ठीक है और आज फैसला सुना देगी। जी जी, किसी भी पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, एक छोटा सा कमेंट सुधांशु मित्तल जी आपसे मैं चाहूंगा, ब्रेक पर जाना उसके पहले, चूंकि अभी नतीजे तो आए नहीं है तो बात अगर मगर में ही होगी, इसीलिए ऐसा ही मेरा आपसे सवाल भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वहां नहीं मिल पाया, ऐसी स्थिति में आप किससे समर्थन लेंगे? क्या आनंद जी, कहा अगर मगर में राजनीति करवा रहे? नहीं, राजनीति में अगर मगर में ही तो सारी चीजें होती है सर, इसलिए किसी के समर्थन ना, वो जस्ट वस्तुस्थिति होती है। आज वस्तुस्थिति नहीं है और जो हमारा मूल्यांकन है उसमें तो स्पष्ट बहुमत दोनों राज्यों में मिल रहा है, तो किसी का समर्थन लेने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। जब प्रश्न उठ ही नहीं रहा है तो खामाखा के लिए नहीं इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। अरे भाई कोई कैसे हो जाएगा? देखिए, इसलिए लोगों को थोड़ा शक है शिवसेना को लेकर कि शिवसेना के नेता ने यहां तक कह दिया कि मोदी के पिता भी जीत नहीं दिलवा सकते, इसके बावजूद शिवसेना को लेकर आप लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। पोस्ट पोल अलायंस की संभावना है सर? अब मैंने कहा ना, हमने मुंह नहीं, मैंने कहा देखिए एक गाना था, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। मुझे उम्मीद थी कि 25 साल की दोस्ती के बाद हम लोगों ने अपनी अपने कारणों से अगर राहें अलग करी हैं तो कटुता नहीं रहेगी और हम लोग अपने अपने वाक्य आचरण में कम से कम संयम बरतेंगे। और सर सत्ता एक ऐसा कारण है ना कि फिर से राहें हो जाएंगी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। मैं मानता हूं अलग अलग कारणों से राहें जुदा हुई, लेकिन एक कारण सत्ता है जिसकी वजह से राहें फिर से एक हो सकती हैं, इसकी संभावना है। तो इसीलिए वो हम लोग कटुता से राजनीति नहीं देखते। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है और हरियाणा का सवाल है, हम दोनों ही राज्यों में अपने बल पे सरकार बनाने वाले हैं। ठीक है, ये आपका दावा है, मगर का प्रश्न ही नहीं उठने वाला। चलिए, ये आपका दावा है, नतीजे भी बहुत जल्द आएंगे, लोगों को पता चल जाएगा सब कुछ। एक ब्रेक के लिए मुझे रखना पड़ेगा, ब्रेक पर जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि जो चुनाव हो रहे हैं उस पर सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल न्यूज 24 आपको दिखाएगा। टुडे चाणक्य और न्यूज 24 के इस एग्जिट पोल में आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार इन दोनों राज्यों में बनने जा रही है। आज शाम 5 बजे जरूर देखिए। अभी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, नतीजे आए नहीं है, लेकिन देखिए दावे किस किस तरह के किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड में वोट डालने पहुंची गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने आज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। पंकजा ने कहा कि जैसे मेरे पिता के लिए लोगों की भावना थी, वैसे ही मेरे लिए भी लोगों की भावना है कि महाराष्ट्र की मैं सीएम बनूं। अब सवाल यही कि पंकजा के इस बयान का क्या मतलब है, आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया? ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है महाराष्ट्र में, पंकजा के इस बयान का क्या मतलब है? पंकजा मुंडे ने सीएम पद पर दावा ठोका है और उन्होंने कहा है कि जैसे लोगों की भावना मेरे पिता के प्रति थी, वैसे ही मेरे प्रति भी है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। क्या कुछ कहा है पंकजा ने, आपको सुनाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए खास कवरेज। तो मोदी का महाभारत जारी है। जी हां, ये मोदी का महाभारत इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में भले ही विधानसभा के चुनाव हो रहे हो, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में सक्रिय रहे, लगातार वो कैंपेन करते रहे, तमाम रैलियां करते रहे, उससे मोदी की एक बड़ी ये अग्नि परीक्षा है। और इन सब तमाम खबरों के बीच में जो जानकारी है, ताजा जानकारी वोटिंग परसेंटेज को लेकर, वो आपको बता दें। महाराष्ट्र में 10 बजे तक 17% मतदान हो चुका था। बात अगर हरियाणा की जाए तो वहां पर मतदान का जो ये प्रतिशत है थोड़ा सा कम है। 11% लोगों ने हरियाणा में 10 बजे तक वोट डाल दिया था। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, ये जो परसेंटेज है वोटिंग का वो बढ़ता जाएगा। लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। और हम आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं, आप भी वोट डालें, आप भी सरकार चुनने में मदद करें, अच्छी सरकार चुनें। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा की राजनीति क्या कहती है, जो मौजूदा सूरत हाल है, इन सब के बीच एक ताजा खबर।
पंकजा मुंडे ने सीएम पद पर दावा ठोका है। आपको बता दें, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है पंकजा मुंडे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और उन्होंने सीएम पद पर जिस तरीके से दावा किया है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा पंकजा ने। कि मैं मुख्यमंत्री पद के खुद दावेदार नहीं हूँ, मैंने खुद दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री पद के हूँ। मैं ये दावा कर रही थी कि मैं जो काम करूंगी उससे भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में योगदान होगा, और वो मैंने काम कर दिया है। पर लोगों के बीच में से ये मांग आ रही है, जैसे मुंडा साहब का लोगों के बीच में इच्छा थी कि मुंडा साहब सीएम बने महाराष्ट्र के, शायद वो भी एक जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे के गए और वो लोगों के बीच में भावनाएं हैं, पर मैं खुद को अपने आप से दावा उस पद पर नहीं कर रही हूँ। दरअसल दावा करने का भी ये भी एक अंदाज होता है कि मैं खुद दावा नहीं कर रही हूं, लेकिन जनता की इच्छा है, लोग चाह रहे हैं, उनकी भावना है, और इस तरीके से पंकजा बात वही कह रही है कुल मिलाकर कि सीएम पद की वो दावेदार हैं। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और ताजा तस्वीर आपके सामने है। उद्धव ठाकरे वोट डालने पहुंचे, कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। निकलेंगे बाहर और मुझे पक्का भरोसा है कि महाराष्ट्र जिसके ऊपर उनका विश्वास है उनको जरूर मतदान करेगा, वोट करेगा। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले केजी सुरेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, शिवसेना के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या यह शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई है? बाला साहब ठाकरे के बाद पहली बार उनकी अनुपस्थिति में इस तरीके से चुनाव हो रहा है जिसमें उद्धव ठाकरे का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, और यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी के लिए न जाने क्या क्या कहा उद्धव ठाकरे ने भी, और तमाम संपादकीय जो लिखे गए उसकी शब्दावली आपके सामने है। देखिए, राजनीति में पूर्ण विराम तो होता नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, तो इसलिए अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर शिवसेना चुनाव हार गई, ये भी मैं मानता नहीं हूं। शिवसेना का एक इतिहास रहा है, 1950-60 के दशक से लेकर एक इतिहास रहा है, तो वो बस एक चुनाव के बाद वो बिल्कुल समाप्त तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि विरोधी भी इस बात को कहेंगे, लेकिन हाँ, इसमें दो राय नहीं कि जिस तरीके का भाषा का प्रयोग वो भी कभी हमें अचरज करने वाली भाषा नहीं थी। शिवसेना कभी भी बाला साहब ठाकरे के समय से संयम या संतुलन की भाषा जो है वो आप शिवसेना के साथ कभी भी आप जो है उसको एसोसिएट नहीं करते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया। लेकिन हाँ, इसमें जरूर है कि देखिए, जब आप बीजेपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना का एक डर जरूर रहा। जैसे उन्होंने खुद गोवा में देखा, गोवा में बीजेपी जब आई तब बीजेपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सहारे आई थी, और उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली गई। और इसी तरीके से आप बिहार में देखेंगे, इसी तरीके से झारखंड में देखेंगे। ये किसी भी राष्ट्रीय दल हावी जब हो जाता है तो क्षेत्रीय दल बिल्कुल हाशिए पे हो जाता है। तो क्षेत्रीय दल हमेशा। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए अब तक 17% वोटिंग। इस बार टूटा हर गठबंधन, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस के बीच टक्कर। सामना के जरिए पहले पीएम मोदी पर बरसे उद्धव ठाकरे, फिर बयान से पलटे। मोदी के लिए चाय वाला शब्द की जगह अब आम आदमी। हरियाणा के चौधरी पर भी आज लग जाएगी मुहर। 90 विधानसभा सीटों पर अब तक 11% वोटिंग। हिसार में आईएनएलडी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। और शाम 5 बजे से न्यूज 24 पर देखिए नतीजों से पहले सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। टुडे चाणक्य और का एग्जिट पोल शाम 5 बजे से लगातार। मोदी का महाभारत प्रेजेंटेड बाय एक्वागार्ड, शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। नतीजे 19 अक्टूबर को आने वाले हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जीत और अपनी सरकार का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की भी अब भरमार नजर आ रही है। महाराष्ट्र के बीड में वोट डालने पहुंची गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने आज सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया है। पंकजा ने कहा कि जैसे मेरे पिता के लिए लोगों की भावना थी, वैसे ही मेरे लिए भी लोगों की भावना है कि मैं महाराष्ट्र की सीएम बनूं। क्या कुछ कहा है पंकजा मुंडे ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। कि मैं मुख्यमंत्री पद के खुद दावेदार नहीं हूँ, मैंने खुद दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री पद के हूँ। मैं
ये दावा कर रही थी कि मैं जो काम करूंगी उससे भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में योगदान होगा, और वो मैंने काम कर दिया है। पर लोगों के बीच में से ये मांग आ रही है, जैसे मुंडा साहब का लोगों के बीच में इच्छा थी कि मुंडा साहब सीएम बने महाराष्ट्र के, शायद वो भी एक जाते जाते मुझे आशीर्वाद देके गए और वो लोगों के बीच में भावनाएं हैं, पर मैं खुद को अपने आप से दावा उस पर। लोगों की जिस भावना का हवाला देकर पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र के सीएम पद पर दावा ठोका, उसका एहसास बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी है। ऐसा उन्होंने खुद बीड में अपने प्रचार के दौरान कहा था। हालांकि उस वक्त अमित शाह ने यह बात किस इरादे से कही थी ये तो वही जाने, लेकिन पंकजा के नारे जब लग रहे थे, पंकजा पंकजा, भीड़ के सामने अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। आज दिखाई पड़ता है लाखों लाखों की संख्या में वंजारी समाज और सब पिछड़े समाज के लोग गोपीनाथ राव को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में क्या है। बैठ जाइए। ऐसा मत समझिए कि आपकी भावनाओं से नेतृत्व अवगत नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर बहन पंकजा के नेतृत्व में पूरा ओबीसी समाज एकजुट हो और गोपीनाथ राव जी ने जो काम अधूरा छोड़ा है पिछड़े समाज के कल्याण का, उसको पंकजा ताई के नेतृत्व में आप आगे बढ़ाइए। और अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पद के मसले पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। महाराष्ट्र में जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए सर। ये बताइए, मैं तो सबसे पहले आपसे यही सवाल कह रही हूँ कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के रूप में इस पार्टी को जीत दिलाना ये मेरा काम है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी तय करेगी। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और लेजिस्लेचर पार्टी तय करेगी, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्वयं मोदी जी है। मैं अपने आप को इस रेस में नहीं मानता। आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखिए, ये नारे तो ऐसे लग रहे हैं कि राष्ट्र वहां पे देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ ये नारा तुकबंदी है। हाँ। ये नारा कोई भाजपा का नारा नहीं है, बीजेपी का नारा नहीं है। पार्टी ने मुझे आज जिम्मेदारी जो दी है वो अध्यक्ष की दी है, और उससे अलग हटके मैं सोचना भी नहीं चाहता, मेरे पास समय भी नहीं है। चलिए, देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से जब वो बातचीत कर रहे थे, उनका यह कहना था इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है। लेकिन पंकजा मुंडे किस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं। खुद दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री पद की हूँ। मैं ये दावा कर रही थी कि मैं जो काम करूंगी उससे भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में योगदान होगा, और वो मैंने काम कर दिया है। पर लोगों के बीच में से ये मांग आ रही है, जैसे मुंडा साहब का लोगों के बीच में इच्छा थी कि मुंडा साहब सीएम बने महाराष्ट्र के, शायद वो भी एक जाते जाते मुझे आशीर्वाद देके गए और वो लोगों के बीच में भावनाएं हैं, पर मैं खुद को अपने आप से दावा उस पद पर नहीं। मैं मुख्यमंत्री पद की खुद दावेदार नहीं हूँ। मैंने खुद दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री पद की हूँ। मैं ये दावा कर रही थी कि मैं जो काम करूंगी उससे भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में योगदान होगा, और वो मैंने काम कर दिया है। पर लोगों के बीच में से ये मांग आ रही है, जैसे मुंडा साहब का लोगों के बीच में इच्छा थी कि मुंडा साहब सीएम बने महाराष्ट्र के, शायद वो भी एक जाते जाते मुझे आशीर्वाद देके गए और वो लोगों के बीच में भावनाएं हैं, पर मैं खुद को अपने आप से दावा उस पद पर नहीं कर रही। दरअसल राजनीति में दावा ठोकने का भी अपना एक खास अंदाज होता है, दिलचस्प अंदाज होता है, और आपने सुना पंकजा ने किस तरीके से कहा, ये उनकी भावना नहीं है, लोगों की भावना है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी जुड़ गए हैं। सुकेश, आपने भी सुना पंकजा मुंडे को,
क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? इससे साफ तौर पे कोई कह नहीं सकता कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। अभी उसके पहले आपने एक बयान सुनाया था बीड़ में, वहां से ये एक तरीके से सिंसियर एफर्ट शुरू हुआ था पोस्टरिंग का कि मैं उस रेस में हूं। और चूंकि बीड़ में थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, वहां के लोगों को प्लेकेट किया, आगे बढ़ गए। कई उम्मीदवार हैं, अपने अपने तरीके से सबने दावा ठोका है, लेकिन जिस तरीके से पंकजा मुंडे ने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और उनकी पॉपुलैरिटी को, उनकी लोकप्रियता को, मंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया है। नहीं, मुझे अगर बताएं कि उनका एग्जैक्ट बयान क्या है। मैं उनका बयान आपको सुनवाता हूं सर, बयान सुनवाता हूं, क्या कुछ कहा है पंकजा मुंडे ने। आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ, हम सुनवाते हैं वो बयान। मैं मुख्यमंत्री पद की खुद दावेदार नहीं हूँ, मैंने खुद दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री पद की हूँ। मैं ये दावा कर रही थी कि मैं जो काम करूंगी उससे भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में योगदान होगा, और वो मैंने काम कर दिया है। पर लोगों के बीच में से ये मांग आ रही है, जैसे मुंडे साहब का लोगों के बीच में इच्छा थी कि मुंडे साहब सीएम बने महाराष्ट्र के, शायद वो भी एक जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे के गए और वो लोगों के बीच में भावनाएं हैं, पर मैं खुद को अपने आप से दावा उस पद पर नहीं कर रही हूँ। अब सुधांशु मित्तल जी, खुलकर कोई कैसे कह दे कि मेरी दावेदारी है? तरीका तो यही होता है कहने का। ना नहीं, लोग बहुत जने खुल के कहते हैं, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि मैं अपनी तरफ से ना कह रही हूँ, ना मेरी मांग है। इस तरह की जनभावनाएं, उन्होंने कहा जनभावनाओं से परिचय करवाए, ठीक है। संगठन जो है, संगठन जनभावना को पहचानता है और उसमें मुख्यमंत्री की किसकी उपयुक्तता रहेगी संगठन समझता है। उसमें मुझे लगता है बिल्कुल एक अनुशासन के रहते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। सुकेश, इसमें कोई गलत नहीं है। सुधांशु जी, सुकेश बोल रहा हूं, आप तो इस परिवार से बहुत दिन से जुड़े रहे हैं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, आपका लगाव भी है। आपको लगता है कि पंकजा में इतनी काबिलियत है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए? भाई गोपीनाथ मुंडे बहुत काबिल नेता थे, तो आगे बढ़ा देना चाहिए पंकजा को भी। सुकेश जी, पंकजा राजनीति में नई तो है नहीं, 5 साल से विधायिका रही है वो, और उससे पहले बहुत लंबा उनका एक जुड़ाव रहा है राजनीति से, वो अपनी जगह। और देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विशेष अधिकार जो है भाजपा का संसदीय बोर्ड जो है उसका है। उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को अपनी राय रखना, मुझे लगता है कि ये संगठनात्मक परिधि के बाहर जाना होगा। तो ये तो पंकजा ने भी अपनी राय रखी ना कि लोग चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, लोग चाहते हैं। बड़े फॉर्म तरीके से कह दिया सुधांशु जी ने, कहना चाहिए क्या? पंकजा ने बिल्कुल साफ कहा कि मैं अपनी तरफ से मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं जी जी। अच्छा, और देखिए ऐसा है, जो प्रत्याशी जिनके नजर में, हम लोगों की नजर में जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में मूल्यांकन चलता रहेगा, लेकिन जो भी कहा जाए वो अनुशासन की परिधि में कहा जाए। और मुझे लगता है ये जो भी कहा गया ये बिल्कुल अनुशासन की परिधि में चीजें हैं, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई भी गलत नहीं लगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब बातचीत करने के लिए न्यूज़ 24 से। और शायना एनसी, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शायना एनसी जी, अब दावा कर रही है मुख्यमंत्री पद पर पंकजा मुंडे, आपने सुना होगा उनका बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहीं भी ये भी नहीं कहा कि वो दावेदार है। उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार जिस ढंग से मुंडे जी को मिला है वही प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं मेरे पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करूंगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन। चलिए ठीक है शायना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप हमारे साथ बनी रहे। सुकेश रंजन मेरे साथ यहां पर बने हुए हमारे इनपुट एडिटर हैं। सुकेश, क्या राजनीति में इससे भी खुलकर कोई दावा करता है? तरीका तो यही होता है ना कहने का कि जनता की भावना है। नहीं, इससे खुलकर मैंने कहा कि इससे फॉर्म तरीका हो नहीं सकता था। और जिस तरीके से शायना एनसी डिफेंस कर सकती है इस पूरे बयान का, जिस तरीके से डिफेंड किया जा सकता है, चाहे सुधांशु मित्तल हो चाहे शायना एनसी, वो भी इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि उन्होंने बड़े अनुशासन की परिधि में इस बात को कहा है कि मैं नहीं चाहती हूं, जनता चाहती है। तो वो इस तरीके से कह सकते हैं, उसमें कोई अनुशासन उन्होंने तोड़ा नहीं है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। मूल सवाल ये है कि अभी चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। बहुत ही अति विश्वास में है बीजेपी, उसको लगता है कि वहां नतीजे बहुत अच्छे होंगे और उनका कोई मुख्यमंत्री वहां स्थापित होगा और पहली बार ऐसा होगा